तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्चार्ज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज रिफर्स टू एज। तो जब भी डिस्चार्ज होता है ओवम का ओवरी से तो उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन द। जो हमारा ओवम का फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल में कहाँ पे होता है? वेजाइना में, बी सर्विक्स, सी ओविडक्ट या डी यूट्रस। तो हमें पता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का वो हमारा ओविडक्ट, जिसे कि फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, उसमें होता है। तो इसको सही मार्क कर देंगे ओविडक्ट। थर्ड क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इज नोन एज फर्टिलाइज्ड ओवम इज नोन एज एम्ब्रियो अप टू डैश वीक। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसे एम्ब्रियो कहा जाता है किस वीक तक? ऑप्शन ए 8 वीक, ऑप्शन बी 10 वीक, ऑप्शन सी 12 वीक, ऑप्शन डी 16 वीक्स। तो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो हमें पता है कि 8 वीक तक एम्ब्रियो कहलाता है। 8 वीक के बाद वो क्या कहलाएगा? वो फीटस कहलाने लगता है। तो 8 वीक तक हम उसे क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्टिलाइज्ड ओवम, और ये हमारे आरआरबी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आरआरबी कैसा क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो फर्टिलाइज्ड ओवम अप टू 3 to 8 वीक इज कॉल्ड। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत ईजी है कि फर्टिलाइज्ड ओवम, अभी मैंने आपको डिस्कस कराया ऊपर कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो 3 to 8 वीक्स तक हमारा क्या कहलाता है? एम्ब्रियो कहलाता है। उसके बाद क्या कहलाएगा? उसके बाद फीटस कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर टू इनफ्रीक्वेंट एंड इरेगुलर ओव्यूलेशन। ठीक है, इरेगुलर ओव्यूलेशन के लिए क्या टर्म है? ऑप्शन ए ओलिगो ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी हाइपो ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी पॉली ओव्यूलेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपो ओव्यूलेशन। जब इनफ्रीक्वेंट ओव्यूलेशन हो तो उसको हाइपो ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम द इनिशियल माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ओवम का तो सबसे पहला माइटोटिक डिवीजन जाइगोट का क्या बनाता है? जैसे कि हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो सबसे पहली चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है मोर्यूला, ब्लास्टोमर्स, oocytes एंड ब्लास्टोसाइट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये होगा कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जब माइटोटिक डिवीजन शुरू होती है तो उसका सबसे पहले आपका बनता है ब्लास्टोमेर। ये क्या होता है कि ये 2 डॉटर सेल होते हैं। ठीक है, 2 सेल्ड में डिवीज़न हो जाता है हमारा सेल का, तो ये 2 डॉटर सेल बोल सकते हैं इनको। तो ये ब्लास्टोमर्स बना लेते हैं। फिर उसके बाद मोरिला क्या होता है? मोरिला आपका 16 सेल पे बनता है, 8 to 16 सेल। देन उसके बाद उससे ज़्यादा होगा तो ब्लास्टोमर बनेगा, ब्लास्टोसाइट्स बनेगा सॉरी। और ब्लास्टोमर्स जो होता है वो इमीडिएटली बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद इनिशियल माइटोटिक डिवीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लांटेशन अकर्स ऑन। इम्प्लांटेशन कब अकर होता है? 3rd डे ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो हमारा इम्प्लांटेशन होता है 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 3rd डे पे तो हमारा मोरुला बनता है, 4th डे पे वो एज अ मोरुला वो यूट्रस में एंटर करता है, और 5th डे में क्या होता है? 5th डे में हमारा ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और 6th डे ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो 6th डेट पे आके इम्प्लांट हो जाता है हमारा यूट्रस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6th डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्प्लांटेशन। ऑप्शन ए इम्प्लांटेशन अकर्स इन एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी नियर टू फंडस। ठीक है, ऑप्शन ये। तो सही बात है कि हाँ ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फंडस, नियर फंडस पे, बॉडी के पोस्टीरियर वॉल पे और फंडस के पास इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है इम्प्लांटेशन अकर्स ऑन द 6th डे ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन विच कॉरस्पॉन्ड टू 20th डे ऑफ द रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि इम्प्लांटेशन अभी हमने देखा कि 6th डे पे हो जाता है फर्टिलाइजेशन के, और वो कॉरस्पॉन्ड करता है 20 डे ऑफ द रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से देखें तो 20 डे होगा, क्योंकि 14th डे पे फर्टिलाइजेशन हुआ प्लस 6 डे आपका क्या कहते हैं इम्प्लांटेशन हो गया, तो ये 14 + 6 20 हो गया। तो ये भी आंसर आपका सही कह रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इम्प्लांटेशन अकर थ्रू 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में हमारे इम्प्लांटेशन होते हैं। पहला एपोजिशन, दूसरा एडहेशन, तीसरा पेनिट्रेशन और चौथा
इन्वेजन, तो ये भी सही है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें कह रहा है इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट इज फैसिलिटेटेड बाय। अब जब इम्प्लांटेशन हो रहा है जाइगोट का, ठीक है, हमने डिस्कस किया कि ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट होता है वो जाके इम्प्लांट होते हैं। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, तो उसका जो इम्प्लांटेशन को कौन फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, तो फैसिलिटेट करेगा ऑप्शन ए में है ट्रोपोब्लास्ट, ऑप्शन बी मेड्यूला, ऑप्शन सी जो है वो कॉर्टेक्स है, और ऑप्शन डी जो है वो खुद ब्लास्टोसिस्ट है। तो इसमें एलिमिनेशन रूल लगाओ, ठीक है, एलिमिनेशन रूल लगा लो कि ब्लास्टोसिस्ट तो नहीं होगा, ट्रोपोब्लास्ट होगा, मेड्यूला होगा, या तो कॉर्टेक्स होगा। तो इसमें ट्रोपोब्लास्ट सही आंसर होगा। ट्रोपोब्लास्ट क्यों होगा? क्योंकि जो सबसे पहली जो लेयर मिलेगी, जैसे ही वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट पहुँचेगा, तो जब सबसे बेसिक लेयर मिलेगा वो है सबसे मतलब ऊपर वाली लेयर, तो वो ट्रोपोब्लास्ट होती है, जो कि फैसिलिटेट करती है कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रोपोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्लांटेशन अकर्स ऑन। इम्प्लांटेशन कहाँ अकर, इम्प्लांटेशन कब होता है? सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछ दिया गया है। 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो 6 सही बात है, 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही होता है। पर यहाँ पे अब बच्चे क्या करेंगे, कभी कभी वो 6th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन देखा और यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ गए, लेकिन ये नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आगे के सारे ऑप्शंस को पढ़ना ज़रूर है। देखो मैं भी कई बार ये गलती कर चुकी हूँ, इसके बाद मुझे ये समझ में आया है, मतलब इन हैंड आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। हाँ, आप उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ रहे हो, ये नहीं है कि आपने 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखा और आगे बढ़ गए टिक लगा के, नहीं। अब नेक्स्ट देखिए 28th डे ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज्ड ओवम ट्रांसफर्ड इनटू द यूटराइन कैविटी एट। जब हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, इन विट्रो मतलब बाहर, इन वीवो मतलब अंदर। इन विट्रो का ये मतलब हो कि हम बाहर कहीं फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, फिर उसको हम यूटराइन कैविटी में प्लेस कर दे रहे हैं। तो अब हम उसमें अगर फर्टिलाइजेशन हमने बाहर करवाया और फिर उसको जब यूटराइन कैविटी में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कितने सेल की स्टेज पे हमें उसको वापस यूट्राइन कैविटी में डालना है? तो ऑप्शन दे रखा है 1 to सेल स्टेज, या फिर 2 से 4 सेल स्टेज, या फिर 4 से 8 सेल स्टेज, या 16 से 24 सेल स्टेज पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 से 8 सेल स्टेज पे हम उसको वापस यूट्राइन कैविटी में डालते हैं और फिर वहाँ से वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ मैन। मतलब एक मैन में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 24 गलत, 23 सही है। सबको पता है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर पेयर्स में देखें तो 23 होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कहाँ फाउंड होता है? फाउंड इन फीटस, प्लेसेंटा, यूट्रस, ओवरी। तो हमारा जो ओवरी है वो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता है, तो हम कह देंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम फाइंड होता है ओवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्टिलाइजेशन, तो इस पर हम मार्क कर देंगे फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्चियल ट्यूबरोसिटी हेल्प्स फॉर। जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है वो किस चीज़ में हेल्प करती है? ऑप्शन ए बियरिंग ऑफ द बॉडी वेट वाइल सिटिंग, ऑप्शन बी नॉर्मल लेबर, ऑप्शन सी नॉर्मल वॉकिंग, ऑप्शन डी नॉर्मल स्टैंडिंग। तो हमारा जो इस्चियल ट्यूबरोसिटी है वो हमारे बॉडी वेट को बियर करने में, जब हम बैठते हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर विल बी डैश फॉलोइंग ओव्यूलेशन। मतलब जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है ऑप्शन ए में इंक्रीज होगा, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी नो चेंज, ऑप्शन डी फ्लक्चुएशन। मतलब जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो ओव्यूलेशन में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, या फ्लक्चुएट करेगा। तो इसका सही आंसर है इंक्रीज, ठीक है। तो जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज।
एवरेज एज प्यूबर्टी में क्या होता है गर्ल्स में एवरेज एज? ऑप्शन ए है 9 to 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 10 to 12 ईयर्स, ऑप्शन सी 10 to 14 ईयर, ऑप्शन डी 14 to 16 ईयर्स। एवरेज एज है प्यूबर्टी के लिए गर्ल्स में वो होता है 10 ईयर्स to 14 ईयर्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इन 2 सेल स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सेकेंड सेल स्टेज तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? 10 आवर्स, 20 आवर्स, 30 आवर्स, 40 आवर्स। तो ये लर्निंग बेस पे क्वेश्चन है कि आपका सेकेंड स्टेज सेल पे पहुंचने के लिए 24 से 30 आवर्स लगता है। तो 24 तो कहीं है नहीं, तो 30 आवर्स पे हम टिक करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इन 16 सेल स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद कितना टाइम लगता है 16 सेल स्टेज बनाने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4th डे। तो 4th डे में हमारा क्या बनता है? मॉर्यूला बनता है। ठीक है, तो टाइम जो रिक्वायर्ड होगा वो 4 डेज लगेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ओव्यूलेशन अकर सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? तो ओव्यूलेशन अकर होता है सून आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ जो है उसका तो कोई रोल नहीं है, सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ उसका भी कोई रोल नहीं है। थर्ड ऑप्शन आ रहा है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte तो हमारा प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि वहाँ पे प्रोफेज में क्या होता है, ये स्टक हो जाता है। फिर जब आपका ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन के वक्त सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 81 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर डज oogenesis अकर्स इन ह्यूमन में oogenesis कहाँ पे अकर होता है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरी। क्यों ये सही ऑप्शन है? तो जो हमारा ओवरी होता है उसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है मिडल का पार्ट, ठीक है, जिसको मेडुला बोलते हैं, और बाहर का जो पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो जो हमारी oogenesis होता है वो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स से होता है, तो उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ oogenesis इज। ठीक है, तो इसमें कई सारे 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कि oogonia बन रहा है, फिर प्राइमरी oocyte बन रहा है, फिर सेकेंडरी oocyte बन रहा है, फिर ओव्यूलेशन हो रहा है। तो हाँ, ये सबसे करेक्ट ऑर्डर है। सबसे पहले हमारा oogonia बनता है, ठीक है, फिर प्राइमरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है, और लास्ट में हमारा ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम अ प्राइमरी oocyte How many numbers of a chromosome a primary oocyte, primary spermatocyte contain? कोई भी प्राइमरी oocyte है या फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? तो हमारे कोई भी सेल्स हों तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो वो होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अगर पेयर पूछता तो आप 23 लगाते, इसमें पेयर नहीं, इसमें नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा है तो इसमें आप 46 लगाएंगे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 84 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें सेकेंडरी पूछ रहा है, सेकेंडरी से समझिए यहाँ पे क्या है। सेकेंडरी में क्या होता है, जब सेकेंडरी oocyte होता है तब हमारा क्या होता है कि हमारा जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम थे तो उनका हेप्लॉइड हो जाएगा, उनका आधा हो जाएगा, यानी 23 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स सप्लाइड बाई। जो सेक्स है चाइल्ड का वो किस क्रोमोसोम से मतलब हमारा पता चलता है, डिटरमाइंड होता है कि सेक्स क्रोमोसोम क्या रहेगा, बेबी मतलब किस सेक्स का रहेगा। तो ऑप्शन है स्पर्मेटोजोआ, oocyte, मॉर्यूला, ब्लास्टोसाइट। तो इसका सीधे आंसर है ऑप्शन नंबर 1 स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेटोजोआ है वो डिसाइड करता है क्या होगा सेक्स ऑफ द चाइल्ड, जो कि फादर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फर्टिलाइजेशन मीन्स, फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड द स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का ये मतलब नहीं होता, तो पहला गलत हो गया। दूसरा फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड स्पर्मेटोजोआ, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड ऑप्शन पूछ रहा है फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोआ विथ मैच्योर ओवम, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, इस पर करेक्ट कर देंगे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ईजी क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलेड प्यूबर्टी इज। डिलेड प्यूबर्टी क्या होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ टेस्टिकुलर डेवलपमेंट बाय द एज ऑफ 14 ईयर्स इन मेल।
14 ईयर के मेल में टेस्टिकुलर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हाँ ये एक डिलेड प्यूबर्टी का साइन है, तो पहला ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे, द एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट बाय द एज ऑफ 13 इन फीमेल, ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि आपका 13 ईयर तक फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन है कि प्राइमरी एमेनोरिया विथ नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट बाय द एज ऑफ 15 इन फीमेल्स, मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट नॉर्मल है लेकिन उसको प्राइमरी एमनोरिया देखने को मिल रहा है 15 ईयर्स तक, तो ये भी एक क्या है, डिलेड प्यूबर्टी का साइन है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 और मोर ओवा फ्रॉम द सेम साइकिल बाय स्पर्म फ्रॉम सेपरेट एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नोन एज, मतलब एक या एक से ज़्यादा ओवा जो है सेम साइकिल में, ठीक है, आपका फर्टिलाइज हो जाए विद इन द डिफरेंट एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो इसका सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, एक से ज़्यादा ओवा का सेम साइकिल में हो जा रहा है विद इन द डिफरेंट एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सुपर फिकंडेशन। सुपर फिकंडेशन होता है वो 2 टाइप का होता है मेनली, हेट्रो और होमो। अगर सेम मेल से ही आप इंटरकोर्स करते हैं और सेम विद इन द सेम साइकिल आप फर्टिलाइज्ड हो जाती है फीमेल, तो उसको क्या कहेंगे कि होमो सुपर फिकंडेशन। ठीक है, अगर लेकिन वहीं पे अगर वो 2 अलग अलग मेल से इंटरकोर्स सेम साइकिल में इंटरकोर्स होता है और फर्टिलाइज्ड हो जाए ओवम, तो उसको कहेंगे हेट्रो सुपर फिकंडेशन। ठीक है, ये टर्म होता है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं और इसके बारे में डीप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब डज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर, मतलब जो यूट्राइन ट्यूब्स है उसमें किस पार्ट में आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, स्टमस में, एम्प्यूला में, इनफंडिबुलम में या फिर इंट्राम्यूरल पार्ट में। तो हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो हमेशा एम्प्यूला में होता है। ठीक है, और जो एम्प्यूला है वो हमारा वो सबसे वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट होता है यूट्राइन ट्यूब का, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ चाइल्ड हेरिडिटी इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ, जो हमारी चाइल्ड की हेरिडिटी है वो किस टाइम पे डिटरमाइंड होती है। ये आरआरबी का क्वेश्चन है। ठीक है, आरआरबी में पूछा गया है कि जो चाइल्ड की हेरिडिटी है वो कब डिटरमाइंड होती है, किस टाइम पे। ऑप्शन ए वायबिलिटी, ऑप्शन बी डिलीवरी, ऑप्शन सी कॉन्सेप्शन, ऑप्शन डी इन्फेंसी। तो जो चाइल्ड की हेरिडिटी है वो जब कॉन्सेप्शन होगा तब हम क्या कहते हैं, जब कंसीव करती है प्रेग्नेंट वुमेन तब होता है हमारा क्या होता है, उसकी हेरिडिटी डिफाइंड होती है, क्योंकि उसके पहले तो डिसाइडेड नहीं होता है ना सेक्स ऑफ द बेबी और क्या जीन्स आएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो कंसेप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरल ट्यूब डेवलप्स फ्रॉम, न्यूरल ट्यूब जो है वो कहाँ से डेवलप करता है। ऑप्शन ए एक्टोडर्म, ऑप्शन बी एंडोडर्म, ऑप्शन सी मीजोडर्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब बिगिंस एट, जो न्यूरल ट्यूब है उसका क्लोजर कब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब बिगिंस एट, तो इसमें पूछ रखा है कहाँ से स्टार्ट होता है, सर्वाइकल से होता है, सिफेलिक से होता है, पोडेलिक से होता है या लंबर रीजन से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्वाइकल। जो हमारा न्यूरल ट्यूब है वो सबसे पहले सर्वाइकल रीजन से क्लोजर होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट इज डेवलप्ड फ्रॉम, हार्ट जो है हमारा वो कहाँ से डेवलप्ड होता है। ऑप्शन ए पैराक्सियल मीजोडर्म, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ऑप्शन सी स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, सोमैटोल्यूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो जो हार्ट होता है ये देखो लर्निंग बेस्ड पे है। ठीक है, आपको लर्न करना है कि जो फीटल लाइफ में वो किस किस चीज़ों में डेवलप होता है। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम द स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर लेना। देन अगेन पूछ रहा है कि जो रेक्टम होता है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है। ऑप्शन दिया है क्लोएका से, हिंडगट से, एलेंटोइक रेमनेंट से या फिर यूरोजेनेटिक साइनस से। तो इसका सही आंसर होगा कि जो हमारा रेक्टम देखो डेवलप कहाँ से होता तो वो हिंडगट से है, लेकिन इसमें बहुत स्पेसिफिक आंसर दिया हुआ है कि क्लोएका से होता है, तो हम इसमें मार्क करेंगे क्लोएका से। ठीक है, क्लोएका के हिंडगट के क्लोएका से वो डेवलप होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोएका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन डेवलप फ्रॉम, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कहाँ से डेवलप होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो डेवलप होता है, ऑप्शन ए है फोरगट, ऑप्शन बी है मिडगट, ऑप्शन सी है हिंडगट, ऑप्शन डी है एंडोडर्मल क्लोएका। तो हमारा जो रेक्टम है वो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो मिडगट से
डेवलप होता है। हिंड गट से क्या क्या डेवलप होता है? हिंड गट से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और जो रेक्टम वाला पार्ट है वो हमारी हिंड गट से डेवलप होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे मिड गट से होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको टिक कर देती हूँ करेक्ट आंसर। देन कोरोनरी साइनस डेवलप फ्रॉम, कोरोनरी साइनस कहाँ से डेवलप होता है? ऑप्शन ए ट्रंकस आर्टरियोसिस, ऑप्शन बी कोनस, ऑप्शन सी साइनस विनोसिस, ऑप्शन डी एवी कैनाल। तो जो हमारा कोरोनरी साइनस होता है दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम साइनस विनोसिस। ठीक है, और ये नाम भी थोड़ा सिमिलर है, साइनस साइनस, तो आपको याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा, तो याद कर लेना साइनस विनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फीटस डेवलप्स इट्स ओन ब्लड सप्लाई फ्रॉम, जो फीटस है अपनी खुद की ब्लड सप्लाई डेवलप कर लेता है, कब कर लेता है? ऑप्शन ए 10th to 12th वीक, ऑप्शन बी 12th to 14th वीक, ऑप्शन सी 12th to 16 वीक, ऑप्शन डी 12th to आपका हो जाएगा 20 वीक। तो इसका सही आंसर है 12th to 20 वीक। ठीक है, 12 to 20 वीक में क्या होता है कि हमारा जो फीटस होता है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता आता है और खुद का बोन मैरोज का बन जाता है और खुद की ब्लड सप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 12 to 20 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस 1 कंटेन, हमारे जो डॉटर सेल्स बनती हैं मियोसिस 1 के बाद, ठीक है, तो वो कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं? ऑप्शन ए पॉलीप्लॉइड, ऑप्शन बी एनीप्लॉइड, ऑप्शन सी डिप्लॉइड या ऑप्शन डी हैप्लॉइड। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मियोसिस 1 दे रखा है, मियोसिस 1 यानी कि आपका डिवीजन हो चुका है, तो यानी जो डिप्लॉइड्स थी आपके क्रोमोसोम वो हैप्लॉइड हो चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैप्लॉइड होते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द पीरियड्स ऑफ जेस्टेशन इज द मोस्ट ससेप्टेबल पीरियड फॉर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन। वेरी गुड क्वेश्चन, कि कौन सा पीरियड ऑफ जेस्टेशन जो है हमारा कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि ससेप्टेबल है? तो ऑप्शन ए 1st वीक, ऑप्शन बी 2nd वीक, 3rd to 8th वीक या फिर 9th to 12th वीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल जो पीरियड रहता है वो रहता है 3rd to 8th वीक। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन फीटस में हो सकता है। नेक्स्ट आएगा फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन द स्पर्म टू मेक इट कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द ओवम इज़ नोन एज, ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंज जो स्पर्म में होते हैं ताकि वो कैपेबल बन सके ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? सबसे पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन बी डी जनरेशन, ऑप्शन सी कैपिसिटेशन, ऑप्शन डी oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन, oogenesis ओवम का फॉर्मेशन, डी जनरेशन नहीं, कैपिसिटेशन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैपिसिटेशन। जो हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं स्पर्म के अंदर ताकि वो कैपेबल बन जाए ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है? कैपिसिटेशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटस कहाँ से फॉर्म होता है? फीटस फॉर्म होता है क्या मेरुला से, ब्लास्टोसिस्ट से, इनर मास सेल से या सियोट्रोपोब्लास्ट से? तो जो हमारा फीटस होता है हमें पता है कि जो ये डेवलप होता है वो इनर सेल मास से डेवलप होता है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। एट वॉट वीक एम्ब्रियो कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज ह्यूमन, किस वीक पे एम्ब्रियो को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एज ह्यूमन? 2nd वीक, 4th वीक, 6th वीक, 8th वीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8th वीक। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 3rd to 8th वीक है उसमें हम क्या कहते हैं कि इसको एम्ब्रियो बोला जाता है। ठीक है, और फिर 8th वीक के बाद से उसको हम फीटस बोलने लगते हैं, तो वो 8th वीक के बाद से डिफ्रेंशिएट हो जाता है ह्यूमन की तरह। क्यों? क्योंकि फिर उसमें बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं फीटस में और लिम्स बन जाते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 8th वीक। द नर्वस सिस्टम ऑफ द फीटस इज़ फॉर्म बाई, जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम है फीटस का, वो किससे फॉर्म होता है? ऑप्शन ए एक्टोडर्म, ऑप्शन बी एंडोडर्म, ऑप्शन सी मीजोडर्म या ऑप्शन डी पैरेन्काइमा। तो इसका सही आंसर है मीजोडर्म, सॉरी इसका सही आंसर है एक्टोडर्म। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्म से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल फीटल हार्ट साउंड कैन बी असेस्ड, जो सबसे पहले हमारा फीटल हार्ट कब हम सुन सकते हैं, असेस कर सकते हैं? ऑप्शन ए बिटवीन 2 to 3 वीक्स, ऑप्शन बी बिटवीन 8 to 10 वीक्स,
ऑप्शन सी बिटवीन 10 to 12 वीक्स, ऑप्शन डी बिटवीन 16 to 18 वीक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एम्स में भी एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बिटवीन 8 to 10 वीक्स। 8 to जितना पूछा गया कितनी अर्ली असेस कर सकते हैं फीटल हार्ट साउंड, तो 8 to 10 वीक्स में हम उसको असेस कर सकते हैं यूजिंग डॉपलर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द थिन रिम ऑफ एंड्रोमेट्रियल, ठीक है, थिन रिम ऑफ एंड्रोमेट्रियल स्ट्रोमा ओवरलाइन द ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज। तो जो ब्लास्टोसिस्ट जब जाके इम्प्लांट हो गया हमारे डेसिडुआ पे, ठीक है, तो उसके ऊपर एक ओवरलाइन क्या कहते हैं, एक रिम बना लिया। ठीक है, एंड्रोमेट्रियल की स्ट्रोमा जो है वो उसकी रिम बनी हुई है, तो उस रिम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेसिडुअल कैप्सुलरिस, ऑप्शन बी डेसिडुआ वेरा, ऑप्शन सी डेसिडुआ बेसालिस, ऑप्शन डी डेसिडुआ पेरिटेलिस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्डिनल फंक्शन ऑफ डेसिडुआ इज। कार्डिनल फंक्शन क्या है डेसिडुआ का? कि इम्यून रिस्पॉन्स नहीं, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स नहीं, नंबर सी है मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, सही है। तो कार्डिनल फंक्शन क्या है? डेसिडुआ का मेन काम क्या होता है? वो मेंटेनेंस करवाती है प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है O2 and CO2 आर एक्सचेंज इन प्लेसेंटा थ्रू प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन ए पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन डी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो सबसे पहला जो होता है पिनोसाइटोसिस दे रखा है, पिनोसाइटोसिस जिसको एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो इसके थ्रू हमारा क्या होता है? इसके थ्रू जो हमारी एंटीबॉडी है वो एक्सचेंज होती है IgG। ठीक है, फिर डिफ्यूज़न के थ्रू होती है हमारी O2 और CO2 एक्सचेंज, साथ में वाटर भी होता है, इसी से वाटर होता है और यूरिया होता है। ये सारे हमारे डिफ्यूज़न के थ्रू एक्सचेंज होते हैं। वहीं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू हमारा ग्लूकोज जो होता है वो मतलब एक्सचेंज होता है। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है मतलब जिसमें ATP की ज़रूरत पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तुम्हारा होता है कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक्सचेंज होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंसेप्चुअस। ये फॉलोइंग जो कंसेप्शन के पार्ट नहीं है ये। ऑप्शन ए एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन बी डेसिडुआ, ऑप्शन सी फीटस, ऑप्शन डी मेम्ब्रेन्स। तो जब कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो उसका पार्ट होता है एमनियोटिक फ्लूइड, हमें पता है। उसका पार्ट होता है उसका पार्ट फीटस होता है, ये भी करेक्ट आंसर है। उसका जो मेम्ब्रेन्स उस फीटस के अराउंड होती हैं वो भी उसका पार्ट होता है, लेकिन डेसिडुआ उसका पार्ट नहीं है। डेसिडुआ तो फीमेल की जो लाइनिंग है उसको कह रहे हैं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को हम डेसिडुआ कह रहे हैं, तो ये नहीं होता है पार्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। हमसे पूछा था कि ये पार्ट नहीं है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा इज। तो प्लेसेंटा में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? एस्ट्रोजन नहीं, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यस, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो होता है वो प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है, तो सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म। नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म इज। ठीक है, तो नॉर्मल वेट 1/4 ऑफ द बेबी वेट नहीं, 1/6 ऑफ द बेबी वेट, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो हमेशा 1/6 होता है बेबी के वेट का। ठीक है, 500 ग्राम हो सकता है पर वेरी भी कर सकता है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि बेबी का वेट कितना है उसके ऊपर। तो इसलिए स्पेसिफिक आंसर यही है कि 1/6 ऑफ द बॉडी वेट, बेबी वेट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी होती है? तो जो प्लेसेंटा है उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, ऑप्शन ए कोरियन, ऑप्शन बी एमनियन, ऑप्शन सी कॉटिलेडन्स, ऑप्शन डी यॉर्क सैक। तो सबसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है प्लेसेंटा की वो कोरियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमन प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप एट डैश स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो ह्यूमन का प्लेसेंटा है वो फुल्ली कब डेवलप हो जाता है? ये RRB में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा।